तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है जो कभी एक कहानी हुआ करती थी अब वो बन चुकी है हिस्ट्री बुक का एक पार्ट। पहले जब क्लोएल एम्पायर डेमी ह्यूमंस के साथ एक काफी खतरनाक वॉर का हिस्सा बन चुका था और डेमी ह्यूमंस की जो आर्मी थी वो कैपिटल तक भी पहुंच चुकी थी और उस कठिन समय में वह हीरो जिसने एम्पायर की आर्मी को फ्रंट लाइन पर लीड किया उसका नाम था द अवेल फोर्सी और 3 यंग में जिन्होंने उसे असिस्ट किया, जिनमें से पहला होता है घास्ट द सीकर, दूसरा होता है जेलान द करवर और तीसरा द आउटकास्ट कैलाडी। अब आउटकास्ट जो कि हिस्ट्री में कहीं खो गया था वापस आ चुका है सिल्वेनिया एकेडमी में। आखिर किस चीज ने उसे प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर वापस आने पर मजबूर किया। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर क्लारा का सीन, जो कि रूम में एंटर होते ही काफी ज्यादा खांस रही होती है क्योंकि रूम में होता है काफी सारा धुआं। और क्लारा कहती है प्रोफेसर क्लाडी फाइनल एग्जाम 3 दिनों में होने वाले हैं तो हमें फील्ड एग्जाम के लिए रूब्रिक को क्रिएट करना होगा और उसे सबमिट भी करना होगा। क्लाडी कहता है क्या हम इसे वैसे ही नहीं रहने दे सकते, जिसे सुनकर क्लारा भी चिल्लाते हुए कहती है ये फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम जिसमें तुम्हारे सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है। जिसे सुनकर कैडेल कहता है अरे छोड़ो भी, अपनी लैब में कुछ बनाकर सबमिट कर दूं ना, और ये तो काफी अच्छा ही रहेगा कि मैं इस पर इंटरफेयर करूं ही नहीं। और भाई क्लारा हमारा उदास होकर वहां से जाने लगती है और उसे भी पता चल गया होता है इससे मूड वारने में कोई फायदा नहीं है। और हम देखते हैं कैडेल का सीन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार मैंने सहमति में सिर को हिलाया ही क्यों, सिर्फ घास्ट के एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए। वेल छोड़ो इसे, अब इससे कोई फर्क भी पड़ता है क्या। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ऑफिस हॉल का सीन, जहाँ पर हेड मेड और दूसरी मेड दोनों एक जगह पर खड़ी होती हैं और कहती है एड तुम यहाँ पर क्यों आए। वहाँ पर एड कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस हॉल के अंदर जाना चाहता हूँ। हेडमेड उसकी बातों को सुनकर कहती है कि अगर टेक्निकली कहूँ तो किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम एक भरोसेमंद आदमी हो तो अगर तुम अंदर जाने का अपना पर्पस बताओ तो मैं तुम्हें शायद अंदर जाने दूं। जिसे सुनकर एडी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। एडी अपने मन में सोचता है कि जो मुझे चाहिए उसे छुपाने से अब कोई फायदा नहीं है। वे दोनों शांत खड़ी उसी की बात का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी जो दूसरी मेड होती है वह भागकर अंदर चली जाती है। और एडी अपने मन में सोच रहा होता है इस ऑफिस हॉल में विजिट करने का मेरे जो कारण है वह है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है आने वाले डेंजर के लिए, लॉथ टेलर मेंशन में एंटर करने के बाद आने वाले उस खतरे के लिए। वैसे भी मैं एक बार एकेडमी में मारा जा चुका हूँ, सच कहूँ तो मैं सब कुछ लगा देना चाहता हूँ उन्हें खत्म कर देने के लिए, लेकिन अगर मैं रॉड टेलर फैमिली पर एक हाथ भी डालूं जिसको रॉयल फैमिली का भी सपोर्ट है तो अंत में मुझे एक ट्रेटर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। हेडमेड भी उसे देखकर कहती है कि शायद मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, तुम अंदर आ सकती हो। रियल स्टोरी में जो उन्हें धमकाने वाली थी वो होती द प्रिंसेस फियोनिया। प्रिंसेस फोनिया अपनी अथॉरिटी का यूज करके उन्हें दिन के उजाले में उजागर कर देती और उन्हें पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख देती। और प्रिंसेस फोनिया एक जस्टिफाई रीजन बता सकती थी उन्हें पकड़वाने के लिए कि आखिर वे कैसे ह्यूमन का सेक्रीफाइस करते हैं और कैसे वो फॉरबिडन रिसर्च करते हैं ह्यूमंस पर। इसी के साथ ही वे इविल गॉड के साथ भी काम करते हैं, लेकिन अब वह कोई भी मूव नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी नहीं बनी है, तो उसका रूथ टेलर फैमिली के साथ कोई भी क्लैश हो इसका तो कोई चांस ही नहीं है। अब इस केस में तो मुझे खुद ही रीजन बनना पड़ेगा इसका, और सबसे अच्छा रास्ता होगा कि मेंशन में घुसना और इसे खुद ही इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन अगर मैं प्रिपेयर नहीं हुआ तो मैं वहाँ पर कभी भी मर सकता हूँ क्योंकि वह जगह क्रिफिन रूथ टेलर के पूरी तरीके से कंट्रोल में है। फिर एडी अपने मन में सोचता है वैसे हमें चलते चलते काफी लंबा टाइम बीत गया है। हेडमेड पूछती है एड जब एग्जाम चालू हो तो तुम क्या कोई प्लान बना रहे हो अपने कैंप वर्क से ब्रेक लेने का। एड कहता है वेल मैं बेसिक काम तो करूंगा ही। हेडमेड कहती है अच्छा। एड भी उसके ऐसे रवैये को देखकर एकदम से चौंक जाता है। वह कहता है एडमेड वेले इस तरह की पर्सन नहीं है जो कि पहले कन्वर्सेशन को स्टार्ट करे, और ये जगह क्लियरली एक मैड पैसेज है और मेरा यहाँ पर होना काफी अजीब है। लेकिन रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हमें एक लंबा रास्ता ले और हेडमेड खुद से ही जानबूझ एक ऐसा लंबा रास्ता चुन रही है ताकि जिन्हें लोगों को यहाँ से धक्के मारकर निकाला गया हो वे इसे नोटिस ना करें। तभी वे दोनों सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं और हेडमेड कहती है तुम्हें यहाँ से सावधानी पूर्वक चलना होगा। एड भी सोच रहा होता है तो अच्छा यही है मेड की विचारशीलता, फिर भी आखिर तुम इतना स्लो क्यों चल रही हो। एडी के ऐसे सवाल को अचानक सुनकर हेडमेड काफी चिंतित हो जाती है और वह कहती है मेरे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एडी पूछता है आखिर अभी वह क्या है। मेड कहती है इसे बताना काफी कठिन है, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे। तो ये है, और वह अपने आसपास देखने लगती है। तभी दूसरी वाली मेड उसे इशारा करती है कि सब ठीक है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों कोई प्लान बना रही होती है।
फिर हेडमेड पीछे मुड़ती है और कहती है कुछ नहीं, मैं इसी के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप आगे चलो। एडी चलते हुए सोच रहा होता है तो ये तान्या का रूम है। मैंने डिसाइड किया था कि मैं तान्या के जरिए रिप्लाई को क्रिपन तक भेजूंगा और उस रिप्लाई में एडी ने लिखा होता है कि आपका धन्यवाद मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं तो अब एक खुशी के आंसू रो रहा हूँ और मुझे अपने पुराने कामों के लिए काफी बड़ा पछतावा है। आगे चलकर मैं एक अच्छा आदमी बन के दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर रहकर काफी सारे कनेक्शंस भी बनाए हैं जो कि रोड टेलर फैमिली के लिए काफी अच्छे होंगे। मैं अपनी स्किल्स को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और अपने सबसे क्लोज अलाई को आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा एडी लूसी के रूम के बाहर खड़ा होता है और कहता है मुझे अब सबसे विश्वासमंद आदमी को बताने की जरूरत तो है नहीं जो कि मेरे सबसे करीब है। और फिर जैसे ही उस कमरे का गेट खुलता है हम देखते हैं किसी की सफेद बालों को और वो होती है हमारी छोटी सी प्यारी सी लूसी। और भाई वो कितनी ही तो सुंदर लग रही होती है। बेले भी उसे देखकर कहती है जैसा कि वे अक्सर होती ही हैं, आज भी काफी ज्यादा अच्छी सी तरीके से ड्रेसअप हुई हैं। एडी तो भाई उसे देखकर कुछ नहीं कहता, सिर्फ कहता है तुम अक्सर आज कैंप पर नहीं आ रही हो, क्या तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो? लूसी कहती है नहीं तो। फिर एडी कहता है तुम अक्सर जब कैंप पर आती हो तुम इससे तो काफी अलग ही लग रही हो। तो अच्छा अक्सर है तुम्हें ऐसे दिखाई देती हो? मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया। तो लूसी यह तुम पर सच में सूट कर रहा है, मैं तो काफी ज्यादा चकित हो गया था। जिसे सुनकर भाई लूसी भी काफी ज्यादा प्लस करने लगती है। बेले भी कहती है कि एड तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई काम है, आखिर वह क्या है? एड कहता है लूसी क्या तुम एग्जाम खत्म होने के बाद मेरे घर मेरे साथ चलोगी और मेरे फादर को ग्रीट करोगी? और भाई साहब लूसी इसी बातों को सुनकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और हेडमेड बेले का भी रिएक्शन काफी खतरनाक होता है। और भाई हमारा भोला एडी उनकी ऐसी शक्लों को देखकर शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं एडी कह रहा होता है यह कहना थोड़ा अजीब है, उन डिटेल्स को एक्सप्लेन करना। जो डील है वह यह है कि यहाँ पर मैं हमेशा अपनी लाइफ को रिस्क में डालता हूँ और ऑफ कोर्स ये जर्नी होने वाली है रोथ टेलर तक की। तो मैं तुम्हें कोई एहसान मुफ्त में तो मांग नहीं रहा और मैं सब ये तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम पर सच में काफी ज्यादा भरोसा करता हूँ लूसी। मेरा असली मकसद है कि मैं क्लिपिन रोथ टेलर को उसकी गद्दी से उतारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये एक विद्रोह के जैसा है मेरे परिवार और मेरे एम्पायर की तरफ के लिए, लेकिन अब मैं अपने फादर को रोथ टेलर फैमिली का और अधिक हेड बनी नहीं रहने देना चाहता हूँ। लूसी उसकी ऐसी बातों को सुनकर कहती है क्या तुम्हारा मोटिव रिवेंज लेना है? जिसे सुनकर एडी थोड़ी देर के लिए शांत होता है। फिर कहता है मैं सिर्फ सरवाइव करना चाहता हूँ। मेरे फादर को गद्दी से हटाकर जिसने मुझे काफी बार हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, नई हेड शायद से तान्या ही बनेगी, लेकिन फिर भी मैं इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी फैमिली का एक एल्डेस्ट सन रहूंगा और मैं एक ऐसी पोजीशन पहुंच जाऊंगा जहां पर किसी के लिए भी मुझे हार्म पहुंचाना काफी नामुमकिन सा एक टास्क बन जाएगा। मतलब कि कोई मुझे हार्म पहुंचा ही नहीं पाएगा और उस पोजीशन में तुम्हारे लिए जो हो सकेगा मैं वो सब करूंगा। सो लूसी मेरे ऊपर इन्वेस्ट करो। जिसे सुनकर लूसी थोड़ी देर की शांत होती है और फिर कहती है मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूंगी। जैसा कि तुम जानते ही हो मुझे पावर में कोई लालसा नहीं है। तो आखिर वह क्या है जिसमें सच में इंटरेस्टेड हूँ? हे क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उस ओल्ड मैन से जो प्रॉमिस किया था वह मैंने सच में निभाया है? फिर वह खिड़की को खोलती है जहाँ से काफी तेज रोशनी अंदर की ओर आने लगती है और लूसी कहती है क्या खतरा सच में टल चुका है? और अगर मैंने अपने प्रॉमिस को निभा दिया है तो अब मुझे अपनी बची हुई जिंदगी में क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा मुझे पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तो ये सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए फ्री में नहीं करूँगी। मैं जिससे सबसे ज्यादा डरती हूँ कि अगर मैं एक प्रॉमिस को पूरा कर देती हूँ और मेरे बर्डन को भी हटा देती हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो मेरी मदद करो जिससे कि मैं इस खालीपन से खत्म ना हो जाऊं। एडी कहता है और वो मैं कैसे कर सकता हूँ? और भाई लूसी काफी वर्ल्ड अंदाज में कहती है मेरी मदद करो जीने के लिए कोई कारण ढूंढने में। और भाई ये सीन जो होता है काफी ज्यादा ही आइकॉनिक लग रहा होता है। एडी भी मन में सोच रहा होता है इसके जो वर्ड्स हैं वे काफी ज्यादा कठोर और एकदम सच्चे हैं। ये उसका सामान्य चेहरा है बिना रोए और बिना स्माइल किए। अगर अब मैं इससे इस प्रॉमिस को कर लेता हूँ तो आखिर अब यह किस प्रकार के एक्सप्रेशंस को बनाएगी? फिर एडी शांत हो जाता है, लेकिन तभी लूसी किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा ब्रश करने लगती है और हम देखते हैं दोनों ने कर लिया होता है पिंकी प्रॉमिस। और भाई साहब ये सीन भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। मैं तो इसका वॉलपेपर बनाने। हम देखते हैं लूसी को जो कि सीधा एडी को गले लगा लेती है। एडी भी मन में सोच रहा होता है मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं पता लगा सकूं आखिर ये प्रॉमिस लूसी के लिए कितना मायने रखता है। फिर भी लूसी देर तक वे ऐसी ही खड़ी रही और उन्होंने कुछ नहीं कहा।